जादुई सेब का पेड़। आरती डॉक्टर से दवाई लेकर लौट रही थी। कितने सुंदर सेब हैं। अगर माँ को हर रोज एक सेब खिलाऊंगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आरती पेड़ पर लगे सेबों को ललचाई आंखों से देख रही थी। वो सेब तोड़ने के लिए बाग के अंदर चली जाती है। एक सेब तोड़ लूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा बाग है और माँ भी कल से भूखी है। आरती जैसे ही सेब तोड़ने लगती है तभी एक तेज आवाज आती है। अरे ओ लड़की, खबरदार, अगर सेब को हाथ भी लगाया, चल बाहर निकल मेरे बाग से। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया अंकल जी, मेरी माँ भी घर पर बीमार है, आप मुझे एक सेब दे दो। अगर मैं ऐसे ही सेब बांटने बैठ गया तो हो गया मेरा तो धंधा। हर रोज न जाने यहाँ कितने आते हैं। सेब का भाव भी पता है कितना है, भाग यहाँ से। आरती बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। माफ कर दीजिए अंकल जी, मुझे बिना पूछे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले जानबूझकर गलती करते हो, फिर ये रोने धोने का ढोंग करते हो। आरती रोते हुए वहां से आगे चली जाती है। आगे चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़ी दादी मिलती है जो सेबों की टोकरी लेकर सड़क के किनारे बैठी हुई थी। बेटी, जरा हाथ लगवाना, ये टोकरी मेरे सर पर रखवा दे। जी दादी जी, लेकिन ये टोकरी तो बहुत भारी है, क्या आप इसे उठा लोगे? बेटी, मैं उठा लूंगी, ये तो मेरा रोज का काम है। दादी, ये टोकरी मैं उठा लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम कहाँ उठाओगी, तुम मेरे सर पर रख दो, मैं धीरे धीरे इसे ले जाऊंगी। आरती टोकरी उठाकर अपने सर पर ही रख लेती है। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना दादी, आपका भार मैं कुछ देर के लिए उठा तो सकती ही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं अभी उनके लिए दवाई लेकर आ रही हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी माँ को भी सही सलामत कर दे। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे सेब ले लो, रसीले सेब। उनकी आवाज सुनकर लोग उनसे सेब लेते हैं। कुछ ही देर में दादी का घर आ जाता है। बेटी, ये लो, 2 सेब तुम ले लो, इन्हें खा लेना और अपनी माँ को भी खिला देना। आरती वो सेब लेकर अपने घर आ जाती है। आरती एक सेब खुद खाती है और एक सेब अपनी माँ को देती है। माँ, क्यों ना मैं इन सारे सेबों के बीजों को अपने आंगन में लगा दूं? पता नहीं बेटा, ये यहाँ हो पाएंगे भी या नहीं। आरती सारे बीजों को अपने आंगन में लगा देती है और उन्हें पानी भी देती है और कुछ ही दिनों में बीजों में से छोटे पौधे उग जाते हैं। आरती उन पौधों को देखकर बहुत खुश होती है और वो उनकी पूरी देखभाल करती है। माँ, मैंने जो सेब के बीज लगाए थे उनके पौधे आ गए हैं, हमारे घर में भी सेब लगेंगे। मुझे तो माँ विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कल ही इनको सेब लग जाएंगे। सेब का पेड़ तैयार होने में 5 से 7 साल लगते हैं, तब जाकर कहीं वो फल देना शुरू करता है। क्या 5-7 साल? माँ, मुझे तो लगा था कि कुछ ही महीनों में ये पौधा बड़ा हो जाएगा और हम सब इसके सेब खाएंगे। अगले दिन जब आरती की माँ सोकर उठती है तो वो बाहर जाकर देखती है। आरती, बाहर आ बेटा, जल्दी बाहर आकर देख। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से आवाज क्यों लगा रही हो? आरती जब बाहर आकर देखती है तो वो खुशी से उछलने लगती है। माँ, हमारे घर में सेब का पेड़! अरे वाह वाह,
अब हम खूब सारे सेब खाएंगे। माँ, ये देखो ना, 1 महीने में ये पेड़ तैयार हो गया और आप तो बोल रही थी कि 5 से 7 साल बाद सेब देगा ये। यही देखकर तो मैं हैरान हूँ। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि जादुई सेब का पेड़ है। आरती और उसकी माँ कुछ टोकरियां भरकर सेब तोड़ लेते हैं और वो एक ठेली पर उन्हें बेचने बाजार जाते हैं। सेब ले लो, सेब, ताजे ताजे रसीले सेब ले लो। कैसे दे रही हो मैडम ये सेब? 100 रुपए किलो है। ठीक है, 2 किलो कर दो। शाम तक आरती और उसकी माँ के सारे सेब बिक जाते हैं। अगले दिन जब सुबह आरती उठती है तो वो देखती है कि सारे सेब के पेड़ रसीले सेबों से भरे पड़े थे। माँ, देखो ना, आज तो कल से भी ज्यादा सेब लगे हुए हैं। हाँ, आज हम ना सारे सेब तोड़कर मंडी जाकर बेच देंगे। और वो दोनों खूब सारे सेब तोड़ते हैं और उन्हें एक मंडी में बेच आते हैं। ऐसे ही वो दोनों सेब तोड़ते और उन्हें मंडी में बेच आते। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और वो अपनी एक बड़ी सी दुकान बना लेते हैं जहाँ वो सेब बेचा करते थे। आरती और उसकी माँ उस दादी अम्मा के घर जाते हैं। माँ, यही उस दादी का घर है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। लगता है कहीं चली गई होगी। चलो हम किसी से पूछ लेते हैं। सुनो अंकल जी, यहाँ एक दादी अम्मा रहती थी जो सेब बेचा करती थी। जी, उनको तो मरे हुए 2 साल हो गए हैं। उनका कोई भी नहीं था। वो यहाँ अकेली रहती थी। उनके जाने के बाद से ये घर तो बंद ही रहता है। लेकिन मैं तो उनसे कुछ समय पहले ही मिली हूँ। आप किसी और से मिली होंगी। ये घर पिछले 2 साल से बंद है। आरती और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं। बेटा, वो दादी जरूर तुम्हारी मदद के लिए आई थी। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता कि वो कब किसकी मदद कर दे। बूढ़ी औरत और उसका पति दोनों खाना खाने बैठे थे और एक कुत्ता भी उनके पास बैठा हुआ था। तुम्हें भी खाना खाना है? आजा, तू भी खाना खा ले। दोनों उसे अपनी थाली में से थोड़ा खाना देते हैं और कुत्ता भी खाना खाने लगता है। ये कहानी है सीतापुर नामक गांव में रहने वाले बूढ़े पति पत्नी गोपाल और आशा की, जो अपने कुत्ते के साथ वहां रहते थे, जिसे वो प्यार से डब्बू बुलाते थे। वो दोनों डब्बू से बहुत प्यार करते थे। जहां जाते डब्बू भी उनके साथ ही जाता था। गोपाल एक किसान था। वो अपने खेतों में पूरा दिन काम करता था और डब्बू भी पूरा दिन अपने मालिक के साथ खेत में ही रहता था। खेत में जहां गोपाल जाता, वहीं वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। वो खेतों में फसल को कोई नुकसान नहीं करता था। एक दिन की बात है, गोपाल हर रोज की तरह अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी डब्बू उसके पास आता है और अपने मालिक के कपड़े खींचने लगता है। डब्बू, ये क्या हो रहा है? जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। आज खेत में बहुत काम है। तुम्हारे साथ खेलूंगा तो यही अंधेरा हो जाएगा। हमें जल्दी काम खत्म करके घर जाना है। अगर समय से घर नहीं पहुंचे तो आज दोनों को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन डब्बू लगातार गोपाल को भौंक रहा था और उसके कपड़े खींच रहा था, मानो वो उसे कुछ दिखाना चाहता हो। अरे, क्या हुआ? मेरे कपड़े क्यों खींच रहा है डब्बू? अच्छा भाई, ठीक है, चल, कहाँ चलना है? और वो कुत्ता अपने मालिक को खेत के किनारे लगे पपीते के पेड़ के नीचे लेकर जाता है और अपने पैरों से जमीन को खोदना शुरू कर देता है।
लगता है यहाँ कोई शिकार है, तभी खोद रहा है। लेकिन मुझे क्यों लेकर आया है यहाँ? कुछ ही देर में डब्बू जमीन खोदना बंद कर देता है और गोपाल देखता है कि वहां एक थैली थी जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के थे। गोपाल उसे उठाता है और डब्बू के साथ घर निकल जाता है। गोपाल आज बहुत खुश था। वो डब्बू से बातें करते हुए घर जा रहा था। देखना, आज तो इस थैली को देखकर आशा बहुत खुश हो जाएगी। तभी सामने से अशोक अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। वो गोपाल की बात को सुन लेते हैं। अरे भाई, क्या मिल गया तुम्हें जो इतने खुश हो? क्या है इस थैली में? अरे कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर गोपाल आगे बढ़ता है और अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी आशा को वो सारी बात बताता है और सोने चांदी के सिक्के भी दिखाता है। इधर अशोक और उसकी पत्नी भी खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। अशोक की पत्नी गायत्री, मुझे तो लगा ही था इनके हाथ कोई खजाना आ गया है जो आज ये इतना खुश है। कैसे भी करो जी, आप भी खजाने के बारे में पता करो। इस कुत्ते डब्बू से दूसरे खजाने के बारे में पूछो, हम भी अमीर हो जाएंगे। ये कुत्ता नहीं, ये तो खजाने की चाबी है, इसको तो वश में करना होगा। और वो दोनों वहां से अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों बहुत लालची थे। अपने लालच के लिए वो डब्बू को खाना खिलाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अशोक अपनी पत्नी से, देखो, आज मैं उस कुत्ते के लिए मछली लाया हूँ। इसे खिलाकर आज मैं उससे खजाने की जगह जान ही लूंगा। बिल्कुल सही किया आपने, देखकर खुश हो जाएगा और जल्दी से हमें बड़े खजाने को बता देगा कि कहाँ रखा हुआ है और हम भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और वो दोनों चुपके से डब्बू को अपने पास बुला लेते हैं। कुत्ता भी मछली की सुगंध से उनके पीछे आ जाता है। वो उसे मछली खिलाते हैं। डब्बू मछली खा रहा था। तभी वो आदमी बोलता है, जल्दी से खा ले मछली, फिर हमें सोने के खजाने के पास ले चल। डब्बू तो मजे से मछली खाता है, लेकिन उन्हें किसी खजाने के पास नहीं लेकर जाता, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। ये तो आराम से बैठ गया जी, कुछ बता क्यों नहीं रहा मुझे जी इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। देख, जल्दी से खजाने के बारे में बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो आदमी डब्बू के सर पर डंडा मारकर उसकी जान ले लेता है। ये तो बिना किसी खजाने के ही बताए मर गया जी। अब क्या होगा अगर किसी को ये बात पता चल गई कि इसे हमने मारा है, तो लोग हमें बहुत बुरा भला कहेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं इसे गोपाल के खेत में ही दफना दूंगा। और वो रात को मरे हुए डब्बू को गोपाल के खेत में ले जाता है और उसे उसी पपीते के पेड़ के पास दफना देता है। इधर गोपाल और उसकी पत्नी डब्बू के घर ना आने की वजह से बहुत परेशान थे। आज ये डब्बू कहाँ चला गया? कुछ दिनों से अशोक के घर जा रहा था। हाँ, सुबह से मैंने भी नहीं देखा। मुझे लगा यहीं कहीं होगा और आ जाएगा, लेकिन अब तक वो नहीं आया है। उसी रात बूढ़े आदमी को सपना आता है। मुझे उन दोनों ने मारकर इस पपीते के पेड़ के नीचे दफना दिया है। उस पेड़ पर एक पपीता लगा है, आप उसे सुबह तोड़कर ले आना। अगली सुबह बूढ़ा आदमी उठता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और जाकर पपीते के पेड़ के पास खोदता है तो डब्बू का शरीर वहां से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी डब्बू के शरीर को उठाता है
और बहुत रोता है। और उसके बाद वो पूरे विधि विधान से उसको अंतिम विदाई देता है। गोपाल उस पेड़ से एक पपीता तोड़कर अपने घर लाता है। उसकी पत्नी जैसे ही पपीते को काटती है तो उसमें से सोने के बहुत सारे बीज निकलते हैं। अरे ये क्या, पपीते में बीज की जगह सोने के बीज हैं? वो दोनों और अमीर हो जाते हैं और अब वो सब लोगों की मदद किया करते थे। अब गोपाल हर रोज एक पपीता तोड़कर लाता और उसमें से सोने के बीज निकालता। एक दिन अशोक गोपाल के घर जाता है तो चुपके से वो उनकी बातें सुनता है। क्या, पपीते में से सोने के बीज? ये कैसे हो सकता है? अशोक अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी ये लोग अमीर हो रहे हैं और लोगों की मदद करते हैं। आज रात को हम सारे पपीते ले आएंगे, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। और रात होते ही वो दोनों गोपाल के खेत में जाते हैं और पेड़ पर लगे पपीतों को तोड़ने लगते हैं। तभी वहां इतने सारे सांप आ जाते हैं। वो औरत जैसे ही सांपों को देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है और वो वहां से पीछे भागती है। हे भगवान, इतने सारे सांप! तभी एक सांप अशोक के पैर पर उसे काट लेता है और वो वहीं गिर जाता है। गायत्री वहां से भाग जाती है और भागकर वो गोपाल के घर जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर डब्बू को मार दिया था, इसलिए मेरे पति को ये सजा मिल रही है। आप उन्हें बचा लीजिए। जब वो जाकर सब देखते हैं तो अशोक मर चुका था। आज अशोक के लालच ने उसकी जान ले ली।